फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास दो पॉइंट्स है, पहला पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट है Q जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, और यहां पर ओरिजिन है जिसका ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0 0। तो अगर ओरिजिन से मैं इस पॉइंट P को ज्वाइन करूंगा तो ज्वाइन करने में O से P में एक डायरेक्शन बन रहा है और एक मैग्नीट्यूड बन रहा है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर ये चीज। और अगर मैं इस वेक्टर को नाम दूं तो इसका नाम हम देते हैं उसका इनिशियल पॉइंट क्या और उसका टर्मिनल पॉइंट क्या, वहां से। तो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, ओ से, कहां पर एंड हो रहा है, पी पे। तो इस वेक्टर का नाम क्या होगा, वेक्टर ओपी। तो ये ऊपर में वेक्टर का सिंबल बन गया। क्लियर ये चीज। और इस वेक्टर ओपी को हम पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी भी बोलेंगे। कभी भी पोजीशन वेक्टर ये वर्ड यूज होता है तो इसका मतलब क्या होता है, उस पॉइंट की पोजीशन हम बताते हैं विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। क्लियर ये चीज। तो यहां पर पोजीशन वेक्टर ऑफ पी या वेक्टर ओपी जो बनेगा वो बनेगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये i कैप, j कैप और k कैप क्या है, ये है यूनिट वेक्टर। आई कैप का मतलब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और जे कैप का मतलब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, और तीसरा वाला जेड एक्सिस के। ठीक है, ये चीज क्लियर। यूनिट वेक्टर से मतलब है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, और डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली 1 2 3 के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब एक्स वाई जेड के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने P और Q दोनों का पोजीशन वेक्टर निकाल लिया। अब अगर मुझे यहां पर चाहिए एक नया वेक्टर, और जिस वेक्टर को मैं नाम देता हूं वेक्टर ये वाला, क्या नाम होगा इस वेक्टर का बताओ, वेक्टर PQ, क्योंकि इनिशियल पॉइंट P है, टर्मिनल पॉइंट क्या है इसका Q। तो अगर मुझे वेक्टर PQ बनाना है तो वो बनेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P से। क्लियर ये चीज। अब यहां पर Q का पोजीशन वेक्टर को हमने किससे डिनोट किया है, OQ से, और P का ये हो गया OP। तो OQ हमने ऑलरेडी यहां पर निकाल रखा है और ये हो गया OP। तो दिस माइनस दिस, जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस कैसे होता है, ये वाले कंपोनेंट आपस में माइनस होंगे, ये वाले कंपोनेंट आपस में माइनस होंगे, वैसे ही z वाले कंपोनेंट भी क्या होंगे, आपस में माइनस होंगे। तो ये क्या बन जाएगा, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, और z2 माइनस z1 k कैप। समझ गए ना ये चीज। तो ये मैंने पूरा फंडामेंटल बताया। अगर मैं डायरेक्टली आपसे पूछूं, एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है 2 3 4, दूसरा पॉइंट है Q जिसका कोऑर्डिनेट है 7 8 9, तो बताओ वेक्टर PQ क्या बनेगा। तो सीधा 7 माइनस 1, 8 माइनस 2 और 9 माइनस 3, ऐसा कर देना, आई कैप, जे कैप और के कैप लग जाएगा। क्लियर सबको ये चीज। अब यहां पर कोई भी वेक्टर में जो आई कैप, जे कैप और के कैप, इनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं तो ये नंबर मिलेगा ऑब्वियसली हमको। ये नंबर को हम ABC से डिनोट करते हैं, जिनको बोला जाता है डायरेक्शन रेशियोज। दिमाग में बैठा लो इस चीज को, डायरेक्शन रेशियोज। किसी भी वेक्टर में जो उसके कंपोनेंट के कोफिशिएंट होते हैं वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। क्लियर, बहुत ज्यादा यूज होगा 3D में ये चीज, और उनको यूजुअली A B और C से डिनोट किया जाता है। ठीक है, यहां पर ये वाला पॉइंट खत्म होता है, डायरेक्शन रेशियोज तक था। अब आते हैं, जैसे मान लो कोई भी एक वेक्टर बन रहा है तो वेक्टर का कोई ना कोई डायरेक्शन होगा। ठीक है, जैसे यहां पर इसका डायरेक्शन ऐसा है। अब उसका डायरेक्शन या उसकी पोजीशन को बताने के लिए हम एंगल्स का यूज करते हैं। एंगल्स किसके रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको किससे डिनोट करते हैं, अल्फा। y एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो हो गया बीटा, और z एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो क्या हो जाएगा, गामा। समझ गए ये चीज। अगर मान लो, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर मान लो कोई वेक्टर का डायरेक्शन x एक्सिस है, कोई वेक्टर का डायरेक्शन कहां पर है, x एक्सिस में, तो बताओ उसके लिए अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 0। क्योंकि अगर कोई वेक्टर x एक्सिस के डायरेक्शन में मतलब ऐसा बन रहा है तो अल्फा क्या हो जाएगा, 0। बीटा और गामा क्या होंगे, 90 90। समझ गए ना। तो ऐसे कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन वो कॉमन सेंस तब अप्लाई होगा जब आपको इनकी मीनिंग पता होगी, डायरेक्शन एंगल्स का मतलब क्या होता है। क्लियर सबको ये चीज। ठीक है, अब डायरेक्शन एंगल के बाद आते हैं डायरेक्शन कोसाइंस पे। तो बस ये एंगल अल्फा, बीटा और गामा जो है इसमें कॉस लगा दो, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इनको बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइंस। क्लियर ये चीज। इनको एल, एम और एन से भी डिनोट किया जाता है। मतलब एल का मतलब कॉस अल्फा, एम का मतलब कॉस बीटा और एन का मतलब क्या हो जाएगा, कॉस गामा।
ठीक है। अब डायरेक्शन कोसाइन मतलब कि डीसी जिसको एलएमएन मैंने बोला, और डायरेक्शन रेशियोस मतलब कि डीआर जिसको एबीसी से डिनोट किया, ये दोनों का रेशियो हमेशा सेम होता है। कैसे होता है आगे मैं बताऊंगा। और इसलिए एल अपॉन ए, एम अपॉन बी, एन अपॉन सी को एक कांस्टेंट के से डिनोट करेंगे, जिससे एल की वैल्यू ए के, एम की वैल्यू बी के, एंड लाइक दिस ये मिल जाएगा। क्लियर ये चीज? ठीक है। तो यहां पर खत्म होता है नेक्स्ट पार्ट डायरेक्शन कोसाइन का और डायरेक्शन रेशियोज वगैरह का। अब आते हैं वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन और उससे रिलेटेड उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सारी चीजें। तो मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए ये वाला। मैं बोलूं अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हो आप? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आई जे के और के जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड को ऐसे डिनोट किया जाता है। अगर मैं बोलूं उसका यूनिट वेक्टर निकालो, तो ये जो कैप लगा हुआ है वो क्या बताता है? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। तो यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए जो है उसको ऐसे डिनोट करेंगे। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। क्लियर? और यूनिट वेक्टर निकालते कैसे? तो उसका फॉर्मूला है वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका क्या है ये? मैग्नीट्यूड। तो किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? यूनिट वेक्टर। तो जैसे अगर मान लो यहां पर इसका मैग्नीट्यूड ये आ गया, हमने डिवाइड किया। अब देखो ध्यान से समझना ना, यहां पर ये मैंने उससे डिवाइड किया, मैं इसको अलग कर रहा हूं, ए आई कैप डिवाइडेड बाय ये पूरा डिनोमिनेटर। तो पहला वाला पार्ट ये बन जाएगा, समझ गए? दूसरा पार्ट क्या बनेगा? बी जे कैप डिवाइडेड बाय ये पूरा डिनोमिनेटर, समझ गए? वैसे ही सी के कैप डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर। क्लियर ये चीज? और एक चीज ध्यान से सुनना, जो भी यूनिट वेक्टर में आई कैप, जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट होते हैं उनको हम डिनोट करते हैं किससे? एलएमएन से। समझ गए ना ये चीज? और ये एलएमएन क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। तो अगर मान लो आपको कभी भी यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, तो उसके आई जे के जो कोफिशिएंट होंगे उसको क्या लोगे? डायरेक्शन कोसाइन। और नॉर्मल वेक्टर जो दिया हुआ है, ठीक है, उसके आई जे के कोफिशिएंट को क्या अज्यूम करोगे? नॉर्मल, मान लो एक वेक्टर ए दे दिया, उसके आई जे और के जो कोफिशिएंट है उसको क्या लेंगे हम? डायरेक्शन रेशियोस लेंगे। क्लियर ये चीज? ठीक है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी हो गई। अब आते हैं इसके बाद हम कि एलएमएन निकालते कैसे। तो जैसे यहां पर मैंने बताया एल जो होगा वो क्या होगा? ये पूरा आई का कोफिशिएंट। तो एल की वैल्यू देखो यहां से क्या आ जाएगी? ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ गए ना? ऐसे ही एन की वैल्यू भी आ जाएगी। और एक चीज क्लियरली समझ सकते हो कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। सबको स्क्वायर करके वापस से फिर जब ऐड करोगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 1। समझ गए ये पूरा? ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में। तो मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी। ठीक है। ए के कंपोनेंट a1 b1 c1, बी के कंपोनेंट a2 b2 c2। तो अगर हम a डॉट बी निकालते, a डॉट बी मतलब डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को और क्या बोलते बताओ तो? स्केलर प्रोडक्ट। क्योंकि जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो जो रिजल्ट मिलता है वो स्केलर होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। तो ये निकालने के लिए सिंपल तरीका होता है, आई के कोफिशिएंट जे के और के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो, जो भी रिजल्ट होगा वो आपको क्या देगा? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट निकालने का एक और तरीका है, वो कौन सा है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है। अब यहां पर कॉस थीटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मान लो थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री, तो कॉस 90 कितना हो जाता है? 0। कॉस 90 0 मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। और अगर थीटा 0 डिग्री, थीटा 0 का मतलब दोनों वेक्टर के बीच में 0 डिग्री का एंगल, मतलब दोनों वेक्टर आपस में क्या है? पैरेलल है। उस केस में ए डॉट बी किसके इक्वल होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी के। क्लियर सबको ये? और ऐसी सिचुएशन में कभी भी कोई दो वेक्टर पैरेलल होते तो a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2 सेम होगा, मतलब इनका कोफिशिएंट का जो रेशियो है वो आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। समझ गए ये? फिर आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का सिंपल तरीका होता है डिटर्मिनेंट सॉल्व करना, जिसकी पहली रो आई जे के, दूसरी रो पहले वाले वेक्टर के कोफिशिएंट, दूसरे वाले वेक्टर के कोफिशिएंट। या दूसरा तरीका होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप।
अगेन यहाँ पर थीटा के अकॉर्डिंग चीजें चेंज होगी, समझ गए? तो ये था पूरा थ्योरेटिकल पार्ट, लेकिन इससे ना वो चीजें तब तक दिमाग में नहीं बैठेगी जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर लेते। तो मैं एक दो प्रॉब्लम देता हूं जिसको हम सॉल्व करते हैं और वेक्टर की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, फिर हम 3D पे जाएंगे, ठीक है? तो ये सारी चीजें तो नोट डाउन कर ली होगी सबने? ओके, हाँ भेज दूंगा, ठीक है? तो सबसे पहले लिखो एक क्वेश्चन, फिर उसके बाद ये सारी चीजें हम समझेंगे कि जो भी अभी मैंने लिखा है उसका मतलब क्या और कैसे निकालते हैं। तो नोट करना, कंसीडर कंसीडर 2 points ए, कैपिटल ए, जिसका कोऑर्डिनेट हम लेते हैं 1, 2, 3, और दूसरा पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं 3, 5, 7। कंसीडर 2 points ए एंड बी, ये ले लिया हमने, ठीक है? अब इसमें क्या क्या चीजें करना है लाइन से करते हैं। सबसे पहला पार्ट, फाइंड वेक्टर ए बी। तो सबसे पहले क्या निकाल लो? वेक्टर ए बी निकाल लो। तो जो वेक्टर ए बी होगा, बताओ वो क्या होगा और कैसे निकलेगा? वो निकलेगा x2 माइनस x1 आई कैप, समझ गए ना? मतलब कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1 आई कैप, 3 माइनस 1 आई कैप, प्लस y2 माइनस y1, मतलब कितना हो जाएगा? 5 माइनस 2 जे कैप, प्लस z2 माइनस z1 के कैप, मतलब क्या हो जाएगा? 7 माइनस 3, और ये हो जाएगा के कैप। तो बताओ वेक्टर ए बी क्या आएगा? ये आ जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k। समझ गए सभी ये? अब इसमें सेकेंड पार्ट पूछता हूं, फाइंड डी आर्स ऑफ वेक्टर ए बी। फाइंड डी आर्स ऑफ वेक्टर ए बी। डी आर्स का मतलब क्या है? डायरेक्शन रेशियोज। तो ए बी, वेक्टर ए बी के डायरेक्शन रेशियोज यहां पर निकालने। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर? Yes, so A is equal to 2, B is equals to 3 and C is equals to 4. ये क्या हो जाएंगे उसके डायरेक्शन रेशियोज। समझ गए सभी? नेक्स्ट थर्ड पार्ट मैं पूछ रहा हूं, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा? रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा? रूट ओवर 4 प्लस 9 प्लस 16, तो ये कितना आ जाएगा? रूट 29। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी आ गया रूट 29। यहां तक सबको क्लियर? ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, फाइंड यूनिट वेक्टर in the direction of vector AB. Find unit vector in the direction of vector AB. तो क्या निकालना है यहां पर? AB का यूनिट वेक्टर। AB के यूनिट वेक्टर को ऐसे डिनोट कर देता हूं, ठीक है? वो कैसे निकलेगा? वेक्टर AB डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB। तो ये कितना आ जाएगा देख के बताओ? वेक्टर ए बी ये था, डिवाइडेड बाय ये कर देना है, हाँ, 2 अपॉन रूट 29 आई कैप प्लस 3 अपॉन रूट 29, यस, प्लस के कैप। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? ओके। इसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में, फिफ्थ पार्ट, फाइंड एल एम, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। लिखो, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस। हेलो, हाँ, गुड इवनिंग। वो एक्चुअली टेस्ट दे रही थी, फिर मैं पता नहीं, एक बार पता कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। बात करना है क्या उससे? हाँ, नहीं, वो बैठी है। हाँ, आरोही कब तक लेने आना है पूछ रहे हैं। 6:30 जी, 6:30 तक। हाँ हाँ, SST चल रही।
यस। हाँ, तो क्या लिखा मैंने फिफ्थ पार्ट में, क्या पूछा मैंने? डायरेक्शन कोसाइन किससे डिनोट करते हैं? डायरेक्शन कोसाइन को एल एम और एन से। तो यहां पर बताओ एल एम एन की वैल्यू क्या होगी? सीधा यहां से निकल जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका एल, ये क्या हो जाएगा आपका एम, और ये क्या हो जाएगा एन। समझ गए ना सभी? ठीक है। अब उसके बाद सिक्स्थ पार्ट में नोट करना, फाइंड द डायरेक्शन एंगल्स। फाइंड द डायरेक्शन एंगल्स। डायरेक्शन एंगल्स मतलब क्या निकालना है यहां पर? अल्फा बीटा और गामा। तो कैसे निकालेंगे अल्फा बीटा और गामा? अल्फा बीटा और गामा निकालने के लिए ये जो एल की वैल्यू वो हमारे लिए क्या हो गया? कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया? 2/√29। समझ गए ना? तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉस इनवर्स 2/√29। वैसे ही m इज इक्वल टू कितना गिवन है? m क्या होता है? कॉस बीटा, और कॉस बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है? 3/√29। तो यहां पर बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉस इनवर्स 3/√29। समझ गए? और वैसे ही क्या मिल जाएगा? गामा। तो क्या ये वाला पार्ट भी सबको क्लियर है? डायरेक्शन कोसाइंस लास्ट वाला ना, अल्फा बीटा तक लिखा, गामा सिमिलरली हो जाएगा। ओके। और क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में? जो पहले टॉपिक लिखाया था, इसके अलावा फिर डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट बताया था ना। तो एक बार शॉर्ट में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का भी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। ठीक है। यहां पर हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स है। पहला वेक्टर ए ले लेते हैं, ये हो गया 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। दूसरा वेक्टर बी हो गया जिसके कंपोनेंट्स है 3i कैप प्लस जे कैप माइनस k कैप। ठीक है। फाइंड वेक्टर ए डॉट बी। तो अगर आपको ए डॉट बी निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो कैसे निकलेगा डॉट प्रोडक्ट? 3 2 ये कितना हो जाएगा? 6। ये क्या हो जाएगा? -1। ये कितना हो जाएगा? -3। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2। समझ गए? और अगर बोला कि इन दोनों के बीच का एंगल निकालो, ए और बी के बीच का एंगल निकालो, तो कैसे निकालोगे? तो फॉर्मूला ए डॉट बी का ये वाला फॉर्मूला भी जो हमने यूज किया था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी की जगह पे क्या आ जाएगा? 2। मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लोगे यहां से, कितना आएगा? √4 + 1 5, 5 + 9 मतलब कितना हो जाएगा? 14, √14। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 9 + 1 10 + 1 11, तो कितना आ जाएगा? √11 कॉस थीटा। समझ गए? तो कॉस थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी? 2/√14 इंटू √11। आगे सिंप्लीफाई कर लेना जो भी होगा, तो उससे आपको दोनों वेक्टर के बीच का एंगल मिल जाएगा। समझ गए ना ये चीज? ओके। एक और एग्जांपल। अच्छा ये बताओ ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे? बता दो ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे? सबसे पहले क्या, पहला रो क्या हो जाएगा? आई कैप जे कैप और के कैप। फिर उसके बाद यहां पर क्या आ जाएगा? 2 -1 3, ये क्या हो जाएगा? 3 1 और -1। फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट सॉल्व करना तो आता है ना, हो जाएगा। हाँ चलो, अब एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, उसको फिर सॉल्व करके बताना। लास्ट एग्जांपल है। मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर ए है जिसके कंपोनेंट है आई कैप प्लस 2k -2k कैप प्लस 3p जे कैप, और दूसरा वेक्टर बी है जिसके कंपोनेंट है 2i कैप -p k कैप प्लस 7j कैप। ठीक है। और इसमें दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, और दूसरी कंडीशन है वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। ठीक है। पैरेलल वेक्टर को कई बार क्या बोला जाता है? कोलीनियर। तो ये भी याद रखना, कोलीनियर वेक्टर का मतलब क्या होता है? पैरेलल वेक्टर होता है। समझ गए ना? ठीक है, ये याद रखना ना, आएगा भी। तो इन दोनों कंडीशन में आपको p की वैल्यू, स्मॉल p की वैल्यू निकालनी है। तो बताओ फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करके p की वैल्यू कैसे निकालेंगे? लास्ट बेंच यश और विप्लव, तुम दोनों में से कोई आंसर करेगा तो।
मैं क्या पूछा समझ में आया? वेक्टर ए मैंने दे दिया, वेक्टर बी मैंने दे दिया, लेकिन इन दोनों वेक्टर में आपको ये एक अननोन पी दिख रहा है, समझ गए ना, स्मॉल पी। और पहली कंडीशन बोल रही है ए और बी दोनों कैसे वेक्टर्स है? परपेंडिकुलर वेक्टर्स है। स्मॉल पी की वैल्यू बताओ, तो क्या करेंगे? अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं मतलब थीटा कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। तो यहां पर a डॉट बी इज इक्वल टू क्या कंसीडर करेंगे? 0 फर्स्ट कंडीशन में। समझ में आया ये सभी को? a डॉट बी 0 मतलब क्या हो जाएगा यहां पर? 1 इंटू 2 मतलब कितना हो जाएगा? 2। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? प्लस 2p। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? प्लस 21p इज इक्वल टू क्या ले लोगे? 0, जिससे p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2/23। यही आया क्या? कंफर्म करो एक बार। समझ गए ना कैसे बनाना है? और अगर पैरेलल बोला है तो पैरेलल बोला है तो उस कंडीशन में हम कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे? नहीं, पैरेलल अगर बोला ना तो ऐसा वाला लेना, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। समझ गए ये चीज? तो कभी भी पैरेलल बोला तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज करना, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये था पूरा बेसिक्स वेक्टर का जो कि रिक्वायर्ड है। अभी जो मैंने पढ़ा है उसको आगे मतलब 3D में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर 3D। ऑनलाइन वाले बच्चों को सब क्लियर ना? यहां तक आगे बढ़ जाओ। यस सर। ओके, तो यहां से स्टार्ट होता है 3D, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर में, इनफैक्ट उसका नाम है डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन। तो पिछली बार जो मैंने बताया डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज, वो वेक्टर के टर्म्स में थे। अब किसके टर्म्स में बात करेंगे? लाइन के। हालांकि सेम टाइप की फंक्शनिंग है, कोई चेंज नहीं है। तो क्या लिखा हुआ है देखो यहां पर पढ़ो, ए बी और सी ये क्या है? डायरेक्शन रेशियोज किसी लाइन के, और उस लाइन का LMN क्या बताता है? डायरेक्शन कोसाइंस बताता है। क्लियर ये चीज? तो जैसे हमने यहां पर देखा था L/A प्लस इज इक्वल टू M/B इज इक्वल टू N/C, ये हमेशा क्या होगा? सेम होगा। समझ गए ना? और L² M² ये सारा मेरे ख्याल से तुम लोगों ने वेक्टर में जो लिखा हुआ है ना वो एज इट इज यूज कर सकते हो। ठीक है, बस इसमें ये भी तो मेरे ख्याल से लिखा हुआ है ना, सभी का सभी लिखा हुआ है ना, तो जो चीजें वहां पर लिखे हो सारी चीजें एज इट इज यहां पर यूज हो जाएंगी। ओके, यहां पर बस इसको एक वेक्टर ना बोल के हम क्या नाम दे देंगे? एक लाइन का। बाकी सारी टर्मिनोलॉजी एज इट इज है लाइन और वेक्टर के केस में। ठीक है, हटा दो इसको फिर मैं। ओके, चलो अब इसके बाद आते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो अगर एक लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे और कैसे निकलेंगे? ठीक है, तो द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स P एंड Q आर गिवन बाय दिस। अब यहां पर ध्यान से समझना कैसे निकाला इसने। अगर कोई 2 पॉइंट P और Q है, सब इधर ध्यान से सुनो, कोई 2 पॉइंट P और Q है, अगर मैं बोलूं 2 पॉइंट P और Q से जो वेक्टर बनेगा वेक्टर PQ, उसके डायरेक्शन रेशियो बताओ। डायरेक्शन रेशियो तो कैसे बताओगे? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, यही होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? वेक्टर PQ ऐसे ही बनता है। तो x2 माइनस x1 डायरेक्टली आपको क्या दे देगा? उसका डायरेक्शन रेशियो। तो अगर कोई 2 पॉइंट दिया है, डायरेक्शन रेशियो निकालने बोल रहा है, तो आप कैसे निकालोगे? डायरेक्टली x2 माइनस x1 करके, y2 माइनस y1 करके और z2 माइनस z1 करके मिल जाएगा आपको डायरेक्शन रेशियो। समझ गए ना? मतलब ABC। ठीक है, अब ABC डायरेक्शन रेशियो मिल गया और आपको निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालोगे? L, डायरेक्शन कोसाइन को किससे डिनोट करते हैं? LMN से। तो L कैसे निकलता है? L इज इक्वल टू A अपॉन रूट ओवर A² प्लस B² प्लस C², ऐसे ही होता है। M की वैल्यू क्या होती है? B अपॉन रूट ओवर A² प्लस B, बस दैट्स इट। वो हो जाएगा आपका क्या? डायरेक्शन कोसाइन। यहां पर उसने कैसे लिखा बता रहा हूं,
ए को x2 माइनस x1, बी को y2 माइनस y1, सी को z2 माइनस z1। और ये जो pq लिखा हुआ है, pq का मतलब क्या है? मॉड ऑफ वेक्टर pq, समझ रहे हो? जो कैसे निकलेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर, ए यही आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो दोनों टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, समझ गए ना? असर्शन, रीजन, ट्रू फॉल्स में इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो वो क्लियर होना चाहिए। ओके, और यहां पर मेंशन भी किया है डायरेक्शन रेशियोज ये वाले होंगे, और ये क्या हो जाएगा आपका डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो एक काम करो, इस वाले हेडिंग को लिख लो अपनी नोटबुक में, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। सर वो पी क्यू वाला समझ नहीं आया। ये वाला पी क्यू वाला? यस सर। हाँ, तो देख इस पी क्यू का मतलब क्या है। देख, जैसे मान ले ये वाला तेरा पॉइंट हो गया एक पॉइंट पी, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। दूसरा एक पॉइंट हो गया यहां पर q, जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। अब मुझे अगर इसका डिस्टेंस चाहिए या इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू निकालने के लिए हम यूज करेंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ PQ या PQ के बीच का डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला यूज करेंगे, इसी को मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर PQ को उसने सिंपली किससे डिनोट किया? ओनली PQ से डिनोट कर दिया, जो कि इनडायरेक्टली किसके इक्वल होता है? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वल होता है, क्योंकि ये ए है, ये बी है, और ये क्या है? सी है। समझ में आया क्या सुजन? या यस। कुछ अभी भी डाउट है? नो सर, नहीं है। ओके, तो ये नोट कर लिया सबने, हटा दो फिर मैं इसको। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, सीधे क्वेश्चन है इसके बाद ना। तो अभी तक जो मैंने बताया वो ध्यान रखना, फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो। इफ लाइन मेक्स एंगल्स 90 degree, 135 degree and 45 degree with x, y and z axis respectively. Find its direction cosines. तो क्या क्या गिवन है उन्नति, बताओ इस क्वेश्चन में। एंगल्स गिवन है, किसके साथ बनने वाले एंगल, उनको किससे डिनोट किया जाता है, पूरा डिटेल में बताओ। एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री बना रहा है, और एक्स एक्सिस के साथ बनने वाले एंगल को किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से। तो यहां पर आपको क्या गिवन है? अल्फा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। वाई एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल बीटा से डिनोट होता है, जिसका मेजर कितना है? 135। और जेड एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल गामा, जो कि कितना है? 45 डिग्री। यहां तक क्लियर? और क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइंस। उसको किससे डिनोट करते हैं डायरेक्शन कोसाइन को? एल, एम और एन से। तो एल कैसे निकलता है? कॉस अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा, मतलब कि कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। एम की वैल्यू क्या होती है? कॉस बीटा, कॉस 135। बताओ कॉस 135 कैसे निकालोगे? इसको ऐसे लिखोगे, कॉस 180 माइनस 45, कॉस 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा साइन नहीं होगा, माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 45 डिग्री। और माइनस कॉस 45 मतलब माइनस कॉस 45 कितना होता है? 1/√2। तो इसका आंसर आएगा -1/√2। सिमिलरली एन की वैल्यू, एन की वैल्यू क्या होगी? कॉस गामा, मतलब कि कॉस 45 विच इज 1/√2। समझ गए? एक बार वैलिडेट करो, ये हमने पढ़ा है ना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। चेक करो इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0। -1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/2। और 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/2। ऐड करने पे क्या आ रहा है? 1। समझ गए ना ये सभी?
हटा दूं, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया तो सभी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वेक्टर 3D दोनों में पूछा जाता है, और मैं बार बार बोलता हूं ये क्वेश्चन आता है, 1 या 2 नंबर के लायक क्वेश्चन है। हाँ, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, क्या निकालना है? एलिमेंट, डायरेक्शन कोसाइन, जिसको एलिमेंट से डिनोट करते हैं। डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, और जिस लाइन का हमको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है वो लाइन इक्वल एंगल बना रही है किसके साथ? कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। इसका मतलब आपको क्या गिवन है? इसका मतलब, हाँ करेक्ट, इसका मतलब अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों क्या है? इक्वल, क्योंकि एक्स, वाई और जेड एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल क्या है? इक्वल। समझ गए? अगर अल्फा, बीटा, गामा इक्वल है तो कॉस अल्फा और कॉस बीटा और कॉस गामा ये तीनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। समझ गए? और कॉस अल्फा को किससे डिनोट करते हैं? एल से। तो एल, एम और एन ये तीनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। समझ गए ये चीज? अब अभी जो मैंने प्रॉपर्टी वैलिडेट करने बोली वो प्रॉपर्टी क्या थी? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 1। अब तीनों इक्वल है तो तीनों को हम एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर लिख सकते हैं। समझ गए सभी ये चीज? तो क्या हो जाएगा? 3l स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो एल स्क्वायर की वैल्यू 1/3, जिससे एल की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 1/√3। तो ये आ जाएगी एल की वैल्यू। क्या ये सबको समझ में आ गया? ठीक है, अभी क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? यही निकाला था डायरेक्शन कोसाइन। तो तीनों डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे? प्लस माइनस 1/√3। एल एम एन तीनों की वैल्यू सेम होगी। क्लियर सबको? ये हटा दो इसको फिर मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 चेक करना क्या लिखा हुआ है। If a line has direction ratios this, then what are its direction cosines? क्या गिवन है? क्या फाइंड आउट करना है बताओ? ये क्या गिवन है? ये है स्मॉल ABC, मतलब डायरेक्शन रेशियोस। और क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइंस, मतलब कि LMN। तो बताओ क्या फॉर्मूला लिखा है तुम लोगों ने LMN निकालने का? प्लस माइनस A/√A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और M का फॉर्मूला है प्लस माइनस B/ ये वाला। समझ गए ना? चलो जल्दी कंप्लीट कर लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरे ये भी तो गया था, एक थोड़ी देर पहले गायब हो गया क्या? कहाँ गया? अच्छा आ गया ना, ठीक है। हो गया सभी का? हटा दूं? हटा दूं क्या? बताओ जल्दी। निकला कि नहीं LMN? अच्छा, तुम लोगों का टेस्ट का आंसर शीट चेक हो गया है ना? मतलब सबका एकदम बेकार बना है, एक आध बच्चों का छोड़ के। ठीक है, कई बच्चों ने तो दिया ही नहीं है। अगला जो टेस्ट मैं लेने वाला हूँ LPP और प्रोबेबिलिटी का है। मैं ये भी बता देता हूँ कहां से दूंगा क्वेश्चन, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, दोनों की रिकॉर्डिंग की प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, अगर नहीं पढ़ा तो उसको कंप्लीट करो। इस वीक में जो डाउट पूछना है पूछो, और मैं प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी भेज दूंगा, जिसमें से मैं देने वाला हूँ क्वेश्चन। ये भी बता रहा हूँ, मतलब उस तरह का ही दूंगा, डेटा आगे पीछे चेंज हो सकता है। ओके,
और बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बता रहा हूं मैं, टफ आता है पेपर ना, तो तुम लोग ना प्रैक्टिस करना चालू कर दो। अभी आने वाले जो 2 महीने ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ अभी तक हमने एनसीईआरटी किया है, अभी जो बोर्ड के लेवल वाले क्वेश्चन है वो किए ही नहीं है, समझ रहे हो, अभी वो करना बहुत जरूरी है। तो 2 से 2.5 महीने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ओके, थे थोड़े बहुत थे। ओके, चलो इधर पे ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में ये लिखा हुआ है, शो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। इधर पे ध्यान, ये तीनों पॉइंट्स क्या प्रूफ करने हमको, कोलिनियर प्रूफ करने। तो इसको पहले मैं समझाने के लिए मान लेता हूं, पहला पॉइंट है ए, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 2,3,4। दूसरा पॉइंट हो गया बी, जिसका कोऑर्डिनेट है -1,2,1। तीसरा पॉइंट हो गया सी, जिसका कोऑर्डिनेट है 5,8,7। समझ गए। अगर हमको इन तीनों को कोलिनियर प्रूफ करना है तो उसके लिए देखो तरीका क्या होगा, सुनना ध्यान से। मैंने ये बताया था कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या होता है, पैरेलल वेक्टर। और पैरेलल वेक्टर की मैंने कंडीशन लिखवाई है लास्ट पार्ट पे, याद होगा तुम लोगों को, लास्ट में एकदम लिखा था, याद नहीं तो मैं एक बार फिर से इधर पे दिखा देता हूं। हाँ, यहां पर ये दिख रहा होगा थीटा इज इक्वल टू 0, या फिर उस केस में बोल सकते हैं दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू क्या होगा, c1/c2। आई थिंक यहां पर भी लिखा के रखा है मैंने, a1/a2 b1/b2 c1/c2 अगर इक्वल है तो दो वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। जो वेक्टर के लिए कंडीशन है वही लाइन के लिए भी कंडीशन है। क्लियर ये चीज। अगर मेरे को ये 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करना है तो पहले मैं ये वाला वेक्टर निकाल लूंगा, वेक्टर ए बी। तो बताओ वेक्टर ए बी क्या बनेगा, x2 माइनस x1 मतलब कितना हो जाएगा, -3i कैप, प्लस y2 माइनस y1 मतलब कितना हो जाएगा, -j कैप, z2 माइनस z1 मतलब कितना हो जाएगा, -3k कैप। समझ गए। और वैसे ही वेक्टर बीसी क्या बनेगा बताओ, वेक्टर बीसी क्या बनेगा, x2 माइनस x1 मतलब 6i कैप, y2 माइनस y1 मतलब क्या हो जाएगा, +6j कैप, और z2 माइनस z1 तो क्या हो जाएगा, ये 6k कैप। क्लियर सबको यहां तक, ठीक है। मैंने कुछ डेटा गलत नोट किया ना शायद, ये 2 3 4 है, ये -1 -2 है ना, ये सॉरी -2 है, तो ये -2 है, तो यहां पर ये वाला डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -5 हो जाएगा ना, -5, और z2 माइनस z1 मतलब ये ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 10 हो जाएगा ना, प्लस ये हो जाएगा 10, करेक्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको। ओके, तो हालांकि हमको वेक्टर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, डी आर्स चाहिए। डी आर्स का मतलब डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो इधर पे कितना आएगा, -3, ये कितना आ जाएगा -5, और ये कितना आ जाएगा -3। इसका डायरेक्शन रेशियो कितना आ जाएगा, 6 10, और ये क्या हो जाएगा 6। इसको अपन बोलेंगे A1 B1 C1, और इसको अपन क्या बोलते हैं A2 B2 और C2। समझ गए ये चीज। तो अब चेक करो A1/A2 की वैल्यू कितनी आ रही है, -3/6, जो कि कितना है -1/2। B1/B2 की वैल्यू चेक करो, -5/10, जो कि कितना आ जाएगा -1/2। C1/C2 की वैल्यू चेक करो कितनी आ रही है, -3/6, जो कि कितना आ जाएगा -1/2। तो क्लियर है ये तीनों के तीनों क्या है, सेम रेशियो में। इसका मतलब ये दो तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर, पैरेलल या कोलिनियर। समझ गए ना सभी कैसे प्रूफ करना है कोलिनियर। ओके, हो गया तो हटा दूं फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चेक करो क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, और ये बना के दिखाओ। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर दिस। बना लोगे ना, डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है ट्राइंगल के तीनों साइड्स के, जिनके वर्टाइसेस गिवन है।
जिससे नहीं बनेगा वो मुझसे पूछो, लेकिन बनाना तुम लोगों को ही पड़ेगा ये क्वेश्चन। हाँ, ऑनलाइन में जो बच्चे हैं, आयुष ये क्वेश्चन बनेगा? आयुष जल्दी अनम्यूट करके रेडी रहो, सब पूछूंगा एक एक करके मैं सबसे। सर आवाज नहीं है, ठीक से बोलना। बनाना है सर। बना रहा है। और रिया बनेगा ये क्वेश्चन? सर ट्राई कर रही हूँ। ओके ठीक है। किसी को समझ में नहीं आया कैसे होगा तो मुझसे पूछो, मैं एक्सप्लेन करूंगा, हिंट करूंगा। डायरेक्शन कोसाइन मतलब एलएमएन निकालना है, और डायरेक्शन कोसाइन के लिए अपने को क्या चाहिए रहता है? डायरेक्शन रेशियोज एबीसी। और एबीसी निकलेगा तीनों साइड के लिए। सबसे पहले कौन सी वाली साइड के लिए निकाल लोगे? एबी वाले के लिए। फिर किस लिए निकालोगे? बीसी। फिर सीए। तो इसका डायरेक्शन रेशियो निकालोगे, फिर एलएमएन निकालोगे। समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं? एक बताऊं बना के? इसका डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 ले लेता हूं, मान ले। समझ गया? अब वो कैसे निकलेगा? AB के लिए x2 माइनस x1, ये डायरेक्शन रेशियो होता है। तो x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा? ये -1 -3 मतलब कितना आ जाएगा? -4। y2 माइनस y1 तो कितना आ जाएगा? 1 -5 मतलब कितना हो जाएगा? -4। z2 माइनस z1, z2 माइनस z1 +6 आएगा क्या? ठीक है, ये हो गया A1 B1 C1। समझ गए? फिर अब इसका चाहिए अपने को डायरेक्शन कोसाइन, मतलब क्या? L1, जो कि कैसे निकलेगा? A1 अपॉन √ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। समझ में आया क्या करना है? तो L1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4 अपॉन √ओवर 16 प्लस 16 प्लस 36, 32 प्लस 36 68, तो √68 L1। और M1 की वैल्यू सेम, और N1 की वैल्यू भी सेम। समझ गए क्या करने बोल रहा हूं मैं? चलो बाकी सबके लिए निकालो। अभी ये एक साइड के निकले डायरेक्शन कोसाइन, कौन से वाले साइड के? साइड AB का निकला है। ऐसा ही साइड BC का निकालोगे और साइड CA का निकालोगे। कैलकुलेट करो जल्दी से। हाँ, तो कितने बच्चों का आ गया BC के लिए डायरेक्शन कोसाइन? आंसर करो जल्दी। L2 √2
√68 सब में सेम आ रहा है। L2 M2 N2 तीनों सेम आ रहा है। नहीं, M2 जो है -6/√68 है और -6, हाँ ठीक है, और N2 -4/√। ओके ठीक है, करेक्ट है, बन गया ना सबका। ठीक है ठीक है। सो आज हम यहीं पर स्टॉप करते। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या चीज की जरूरत है। तो बेसिकली डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस, ये दो चीजें, कोलिनियरिटी, पैरेलल और परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट वेक्टर का, वो ध्यान में रहना चाहिए। मैक्सिमम 2 क्लास और लगेगी और ये चैप्टर सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से खत्म हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में बता रहा हूं, तो इसलिए मिस मत करना, दोनों क्लासेस अटेंड करना, ये वाला चैप्टर सॉलिड कर लेना, और इन बिटवीन एलपीपी और प्रोबेबिलिटी का डाउट है तो पूछ लेना। क्या चीज? फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसमें आएगा, अभी करेंगे अपन। फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, सो एंड कर रहा हूं फिर आज की क्लास।